सहारा प्रणाम समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। दिल्ली के दंगल में त्रिकोण बनने लगा है तो ध्रुवीकरण की राजनीति भी परवान चढ़ने लगी है। कल तक अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल का नारा दिल्ली की गलियों में गूंज रहा था। लग रहा था कि 2015 की तरह ही केजरीवाल का डंका एक बार फिर बजेगा। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है, समा भी बदलता जा रहा है। अब दिल्ली की गलियों में एक नया नारा भी लग रहा है। अब की बारी मनोज तिवारी तो काम किया है, काम करेंगे के नारे के दम पर कांग्रेस मैदान में डटी है। अमित शाह की अगुवाई, नीतीश की रहनुमाई क्या रंग लाएगी? क्या है त्रिकोण का सच और क्या है पूर्वांचल फैक्टर? चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? सीएए, एनआरसी, एनपीआर हटाओ के लिए महीनों से संघर्ष कर शाहीनबाग की महिलाओं की पुकार का। दिल्ली की बोली गोली में जानेंगे हम अपने मेहमानों से। कई मेहमान मौजूद हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो नोएडा में आनंद झा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है पंकज सिंह, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो में विनय सिन्हा दीपू जी, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। शैलेंद्र शर्मा जी, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे दोनों राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार और डॉक्टर संजय कुमार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन पंकज जी क्यों लगता है आपको कि आप एक तरफा लड़ाई में जा रहे हैं और आपके सामने कोई नहीं है टक्कर में, जबकि दिल्ली का माहौल तो दिन रात बदलता दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई है ही नहीं। बिल्कुल क्लीन स्वीप हो रहा है आम आदमी पार्टी का। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी तिवारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और 8 के वोटिंग के बाद 11 को जब परिणाम आएगा तो आप देख लेंगे कि हमें लग रहा है कि 70 के 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और पूरा का पूरा सुपरा साफ हो जाएगा। कांग्रेस तो 0 थी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो 3 सीटें थी वो भी इस बार 0 पे आ जाएगी। 70 के 70 ये कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं हो गए? कुछ तो रहम करनी चाहिए बाकी दलों पे भी आप लोग। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली की जनता कह रही है। और दिल्ली की वो जनता जो आम आदमी पार्टी की समर्थक जनता है, वो जनता कह रही होगी ना कि सही कह रही है। आप दिल्ली के 70 विधानसभाओं में आप जाइए। मैं दिन रात जा रहा हूं, देख रहा हूं, लोगों का रुझान देख रहा हूं, डोर टू डोर जा रहा हूं, जो जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है। और आप ये समझिए कि दिल्ली की जनता ये कह रही है, 2 करोड़ जनता ये कह रही है कि एक तरफ पूरा का पूरा इनका 300 एमपी, पूरा का पूरा कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री और गली गली जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और एक अकेला केजरीवाल, अब बाकी सारे एनडीए के लोग, इनके नीतीश कुमार, इनके तमाम लोग जितने एनडीए के हैं, सब लोग, और एक अकेला केजरीवाल है। तो जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर बिल्कुल तो पहुंचेगी। ठीक बात है, लेकिन जनता इस बात को जान रही है कि ये तमाम जितनी फिरकापरस्त ताकतें हैं, इनसे एक अकेला केजरीवाल लड़ रहा है। इस बात को दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। और जो मॉडल हम लोगों ने दिया है, जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तमाम तरह की चीजें जो पिछले 5 सालों में की गई है, वो पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस तरीके का मॉडल दिल्ली में है, वो कई राज्यों ने उसको अपनाया भी है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी दिल्ली मॉडल का न सिर्फ तारीफ हो रहा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो तो पूरे स्टेट में लागू होना चाहिए। हमारा तो यहां तक कहना है। ठीक, आनंद जी, दिल्ली बोली और गोली, ये 3 चीजें बड़ी मशहूर होती जा रही है। क्योंकि दिल्ली है, भारत की राजधानी है, यहां बोली भी खूब चल रही है और गोली भी खूब चलनी शुरू हो गई है। तो इस बीच बीजेपी खुद को कहां देख पा रही है? देखिए, बीजेपी के जहां तक देखने का सवाल है तो हमारी सरकार बनेगी। बोली की जहां तक बात है तो अरविंद केजरीवाल पिछले 5 वर्ष में सिर्फ बोली ही देते रहे हैं। वो कैसे? ना स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त व्यवस्था उन्होंने किया, कैसे? ना शिक्षा की दृष्टि में उपयुक्त व्यवस्था किया, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ। ना ही कैमरे की बात उन्होंने किया था, वो किया। एक तो अरविंद केजरीवाल के जो दिल्ली में शासन का आधार ही था, वो गलत आधार पर में आए थे। और जिस आधार पर में आए थे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई सुधार, ऐसा आमूलचूल परिवर्तन दिखता नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा था। और सिर्फ बोली पर में उन्होंने 5 साल तक जनता को कि हमको काम नहीं करने देते हैं, हमको फंड नहीं रिलीज होने देते हैं, हमको जमीन नहीं देते हैं, हमारी पुलिस नहीं है, ये सब कह के बोली देते रहे। और आज जनता को पुनः भ्रमित करने के चक्कर में है। और दिल्ली की जनता
अभी पहले दिल्ली जो है दिल वालों की हुआ करती थी, आज दयनीय स्थिति हो गई है दिल्ली की। तो दयनीय स्थिति से निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ठीक और पूरी दिल्ली में परिवर्तन लाएगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किया है। मैं सक्षम हूं सवाल करने में। जी मैं देखिए क्या है ना, एक बार तो तमाम पैनल के पास हम चले जाए ना, आप फिर आऊंगा मैं आपके पास। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं आनंद जी आपसे जी कि जब आप इतना कुछ कह रहे हैं कि 5 साल की ये सरकार सिर्फ बोली की सरकार रही, काम काज कुछ नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने काम के आधार पर ही इस चुनाव में वोट मांग रही है, कि वो कह रही है आम आदमी पार्टी कि भाई यदि हमने काम किया है तो आप दिल्ली के बेटे को चुनिए। तो सवाल ये है कि आप जब कहते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने दो विषय को उठाया अपने वक्तव्य में। उसमें एक तो आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, दूसरा आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया है। तो जरा समझा दीजिए सर, क्या काम नहीं किया है इन्होंने? देखिए, उन्होंने कहा था कि हॉस्पिटल खोलने की बात, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। एक आप हॉस्पिटल बता दीजिए जहां पर में कि वो पुराने हॉस्पिटल को उसमें ब्रांडिंग किया है। ब्रांडिंग नहीं चलता है, ये बैंड पार्टी की टीम नहीं है। यहाँ पर मैं ड्रेस पहन के और चल दिए और ठीक है। मेरा काउंटर प्रचार कर लिए। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, यदि ब्रांड मान लीजिए कि नए अस्पताल नहीं खुले, जो एग्जिस्टिंग अस्पताल थे 5 साल पहले उसकी क्या तस्वीर थी, और 5 साल में इन 5 वर्षों में उसमें कुछ बदलाव आपको दिखा? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा है। अच्छा, ठीक है। और देखिए, समय हेल्थ फ्री कर दिया साहब, हेल्थ फ्री कर दिया। तो आप आयुष्मान योजना को देखिए ना, पूरे भारतवर्ष में एक एक व्यक्ति जो गरीब हैं, जो दबे हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, सबों को आयुष्मान भारत के योजना के तहत स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई। क्या भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया? मैं आयुष्मान भारत भी समझा देता हूं, दिल्ली सरकार का मॉडल भी समझा देता हूं। मैं देखिए क्या है ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सा भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसका शिक्षा का बजट 26% होगा, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। 14% हमारा हेल्थ का बजट है। ये भी बता दे रहा हूं, ये कह रहे हैं सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ की खेती करते आए हैं। दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटल भी बने हैं, पुराने हॉस्पिटल जो है उनका जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है वो तो एक अलग मसला है। कितने बेड बढ़े हैं वो समूची दिल्ली जानती है। और ये भी बता दे रहा हूं कि जो मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उस क्लिनिक को देखने के लिए कोफी अन्नान तक यहां आए। और यही नहीं, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, अब दुनिया का कोई सा भी विकसित देश नहीं है जिन्होंने इस मॉडल की तारीफ नहीं की। और ये कह रहे हैं, वही तो मैं कहा कि बैंक पार्टी वाले जो लोग होते हैं वो ब्रांडिंग करते हैं और उनके देश से चलता है। क्या क्या बिहार में जो यहाँ करके चिल्ला रहे हैं? आप, मैं तो नीतीश कुमार जी से पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है पूरे बिहार में। सर नहीं किया है सर, माफी चाहूंगा। खैर, विनय सिन्हा दीपू, कांग्रेस खुद को कहां देख पा रही है इस दिल्ली में? चर्चा केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी की होती है, कांग्रेस तो सीन से ही गायब नजर आने लगी है साहब। सजाया था, कांग्रेस ने दिल्ली को संवारा था और फिर उसी की लेकर के चल रहे कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी शासन दे सकती है दिल्ली में जो कांग्रेस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को, सारे लोगों को मिलाकर एक नई दिल्ली जो बनी थी उसको विकास में सबसे बड़ा हम आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का था, आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन उन्होंने जो काम किया था और जो कांग्रेस की सोच थी उसके तहत हम लोग इस इलेक्शन में जा रहे हैं। और हमारा कोई मुद्दा नहीं, जा तो आप रहे हैं लेकिन आप दिख ही नहीं रहे हैं ना उस तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी दिख रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिख रही है इस चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आती है, कांग्रेस बहुत कम नजर आती है। ऐसा क्यों? सर, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी बीजेपी जो है प्रचार में कोई कमी नहीं है, उनके पास साधन की कमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने बलबूते, अपने विकास की खाता लेकर के, अपने एजेंडा को लेकर के लोगों के बीच में संगठन के माध्यम से जा रही है। और दिल्ली के लोग, राहुल गांधी नहीं नजर आते, सोनिया गांधी नजर नहीं आते, और भारतीय जनता हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं कांग्रेस से बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और बीजेपी को लेकर सवाल नहीं है, इसलिए मुझे उनसे बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि आपकी पार्टी के जो स्टार हैं, जिनके दम पर पार्टी दम भरती है, वो तो नजर ही नहीं आते। नहीं, पूरा हमारा केंद्रीय नेतृत्व जुटा हुआ है और जहां पर राहुल जी को जाना है, सोनिया जी की तबीयत खराब है, वो आप लोग को जानकारी है ही, और प्रियंका जी भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी भारत जाएंगे साहब, 2 दिन रहेंगे हमारा अभी, और अंत समय में सारे लोग जाएंगे और पूरा संगठन हमारे पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। और बिहार से भी लोग गए हैं, झारखंड से भी लोग गए हैं, और
जो वहां के प्रभारी हैं, जो वहां के सुभाष चोपड़ा अध्यक्ष है, वहां के सारे संगठन के लोग जो है पूरी ताकत, पूरी मुस्तैदी से जिस तरह से इलेक्शन लड़ना चाहिए इलेक्शन लड़े। और झारखंड की जीत का भी एक बहुत बड़ा हमारा एक उत्साहवर्धक रहा है। और हम लोग उम्मीद करते उत्साह दिल्ली के चुनाव में नजर नहीं आ रहा है ना कांग्रेस की ओर से, जो झारखंड में नतीजा है। दिल्ली विकास वाली सरकार हम लोग बनाएंगे। ठीक, ये शैलेंद्र शर्मा जी, हालांकि आरजेडी का स्टेक तो बिल्कुल एक सीट पर है सिर्फ, लेकिन आरजेडी कांग्रेस का अलायंस है। इस चुनाव को आपकी पार्टी किस नजरिए से देख रही है, और उसमें पूर्वांचल का एक बड़ा ही योगदान है चुनाव में वोट को लेकर, वहां पर अपने आप को आरजेडी कहां पाती है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जनता को गुमराह करके और वहां जो आपका राज्य का जो सरकार है वहां जो काम करने का दावा वो लोग कर रहे हैं, तो जनता को इससे कुछ खास लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं। और अच्छा। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले वहां शांति व्यवस्था स्थापित करना, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से, और वहीं राज्य सरकार उसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। तो सबसे पहले वहां पर सांप्रदाय के सौहार्द बनाने के लिए और सामाजिक न्याय के हमारे जो दल के नेता श्री लालू प्रसाद जी के जो सपना जो रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक वहां विकास का जो किरण पहुंचे, तो सबसे पहले वहां पर केंद्र सरकार का जो पॉलिसी है और राज्य सरकार का पॉलिसी है उसको उजागर करके हमारा दल का जो हमारे जो नेता वहां पर है कैंप किए हुए हैं। और चूंकि वहां काफी संख्या में झारखंड बिहार के लोग वहां पर हैं और यहाँ का जो माहौल रहा है, जो आपने देखा होगा झारखंड में पिछले जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का जो परिणाम है वो इशारा कर रहा है कि झारखंड का जो हवा है वो दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। दिख तो नहीं रही है। खैर मुकेश जी, दिल्ली का चुनाव हालांकि एक छोटा सा राज्य है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी स्टेट है, लेकिन चूंकि दिल्ली का चुनाव है इसे लग रहा है कि मानो युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। और चाहे बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी, तो चूंकि यहां की 5 साल की सरकार में भी रही है और दिल्ली को लेकर ही आम आदमी पार्टी खासतौर पर जानी जाती है। इसमें बहुत तरह के रंग मिल रहे हैं, जिसमें सांप्रदायिक रंग भी दिख रहे हैं, इसमें काम का एक हिसाब किताब भी दिख रहा है, उस काम को नकारात्मक रूप से परोसने की एक कोशिश भी दिख रही है, और इस बीच दिल्ली में 8 फरवरी को चुनाव भी है। तो किस तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी के सरकार के 5 साल के इस कार्यकाल को और बीजेपी के उस कामकाज को झुटलाने के हकीकत को? संजय जी, पहले तो ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और छोटा राज्य अलग है आपकी, छोटा दिल्ली चुनाव छोटा नहीं है, दिल्ली एक छोटा राज्य है, मैं ये कह रहा हूं, और यूनियन टेरिटरी के रूप में है। लेकिन कई सारी चीजें जो इससे छन के आ रही हैं, जो इससे आने वाले समय में जो परिवर्तन दिखाई देगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात, जो केंद्र के पास जो स्थान भी होता है, केंद्र के पास जो भी चीज होती है, सत्ता के पास जो भी चीज होती है, उसका दूरगामी परिणाम होता है, उसकी धमक दूर तक सुनाई पड़ती है, ये बात सर्वविदित है। तो जो सत्ता है देश की सत्ता है, और सत्ता के साथ साथ जुड़े हुए जो दूसरे चिन्ह होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में सारे दुनिया के एम्बेसीज जो हैं वहीं पे हैं, तो उनके जो इन्फॉर्मेशन जाएंगे, जो बाकी चीजें जाएंगी यहीं से जाएंगी। जितने भी आप मीडिया के जितने घराने हैं, सभी के जो मुख्य कार्यालय हैं यही हैं, तो जितनी भी सूचनाएं आएंगी इस चुनाव में, जितना ज्यादा उनका उनकी वो संप्रेषित करेंगे, वो पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो कई सारी चीजें यहाँ गढ़ी भी जा रही हैं, प्रजातंत्र के नए रूप को भी गढ़ा जा रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मेरे हिसाब संजय जी ये है कि प्रजातंत्र जो अपना नया स्वरूप ले रहा है, 72 साल में इतने परिवर्तन प्रजातंत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि जाति जो है उन्मुक्त रूप से लोग जो है वो बोलते हैं कि हम जाति जो है वो अब एक फंडामेंटल फैक्टर हो गया है किसी चुनाव का। एक नई चीज आ रही है कि रीजनलिज्म जो है वो दूसरा एक बड़ा फैक्टर के रूप में आप इस चुनाव में देख रहे हैं कि आप जो है पूर्वांचल के हैं, आप बिहार के हैं, तो हम बिहार का करेंगे, हम वहां का करेंगे। मानो कि जिस देश की जो विविधता थी उसमें अनेकता दिखाई देती थी, तो आज इस बात को सभी राजनीतिक दल के बड़े नेता इस बात को घोषित कर रहे हैं कि नहीं, जहां एकता है उसमें विविधता खोजो, और फिर हमको किसी ढंग से एन केन प्रकारेण जो है वो सत्ता हमें आए या हमको विजय मिले।
तो ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो प्रजातंत्र के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। राजनीतिक दलों के जीत हार के लिए तो तय ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में। इसको लोग जरा इस मार्ग का अनुकरण नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा प्रजातंत्र के स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में। और हमारे तीसरी चीज जो दिखाई दे रही है कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है जो दिल्ली का है वो बड़ा अजीब है संजय जी। यूथ फैक्टर बहुत काम करता है, काफी जगह से बच्चे आते हैं, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। झारखंड की बात लीजिएगा तो झारखंड के कम से कम वहां पे 25,000 बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जो दाई और नौकर का काम करती हैं। और जो झारखंड के लोग हैं वो जो है वो ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमने बहुत काम कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, और उनकी जो रहे की स्थिति। और दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। तो आपने अगर दूसरे दर्जे के नागरिकों को पैदा किया, तीसरे दर्जे के नागरिकों को पैदा किया और उनकी सुरक्षा नहीं की, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, तो आपका काम जो है वो चीजें अलग है। ब्रांडिंग जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसकी वो अलग चीज है। लेकिन जो आम नागरिक है, जो गरीब व्यक्ति वहां आके अपने जीवन यापन करने के लिए आया था, उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा फैक्टर है संजय जी। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि वहां ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राजनीति में दूसरों को भी समय देने की जरूरत होनी चाहिए संजय जी। दूसरी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी सभी जगह सभी राज्यों में सर, ये तो जनता चाहिए तो बहुत मौका दीजिए, उसकी बात को सुनिए। यहां पे एक फैक्टर मैं कहना चाहता हूं संजय जी, जोर देके कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए एजुकेशन में या फिर हेल्थ में, उनको वो अच्छे हुए हैं, उसके दूरगामी परिणाम आएंगे, उसको दूसरे राज्यों को भी अनुकरण करना चाहिए। और उसको केवल वन साइडेड एक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है या शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण का जिक्र देना चाहता हूं। आरटीई एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा मैंडेट है कि सभी स्कूलों में आप गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए रखें। एक मैंने दिल्ली को छोड़ के, मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है संजय जी, एक दिल्ली को छोड़ के पूरे इस देश के किसी भी राज्य ने इसका अनुकरण नहीं किया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राज हो या हमारे पटना में जेडीयू का राज हो। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखना होगा कि दूसरे जो लोग अच्छा काम करते हैं, प्रजातंत्र है, उसकी बातों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल जब बात चलती है दिल्ली चुनाव की तो वहां कामकाज की एक बात तो है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ सिर्फ अपने काम के नाम पर वोट मांगने में लगी हुई है। अब तय तो खैर भविष्य करेगा कि जनता उनके काम को स्वीकार रही है, नकार रही है। लेकिन जब बीजेपी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करते रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई वोटिंग मशीन का बटन दबाते वक्त इतने गुस्से से आप दबाओ कि बटन यहां बाबरपुर में दबे और ऐसा करंट शाहीन बाग में लगे। तो सर सवाल ये उठता है कि एक गुस्से का चुनाव है या वाकई एक विधानसभा लोकतांत्रिक चुनाव है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही है। और ध्रुवीकरण में अगर लगता है कि चुनावी तवे पर अगर वही रोटी पक सकती है तो एक इशारा वह उस तरफ भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली ने एक ट्रेडिशन तय किया। ठीक है, वो जो है वो यूनियन टेरिटरी ही है, पूर्ण राज्य नहीं है। लेकिन जो एक टिपिकल टाइप का राजनीति लोग जो करते थे, उस राजनीति से थोड़ा दिल्ली की राजनीति अलग दिखी। सामान्य लड़के निकले, उनके पास कोई कुर्ता पैजामा नहीं था, कोई उस तरह का ट्रेडिशन नहीं था जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का। और उन्होंने एक प्रयोग किया और जनता ने मुहर लगाई। तो ये दिल्ली का चुनाव एक देश को एक मैसेज तो दिया कि भाई अगर कोई व्यक्ति है, एक जमायत बनती है और वो जमायत काम के माध्यम से जनता तक पहुंचती है तो जनता भी उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज, कोई परहेज नहीं करती है। और इसी का परिणाम था कि पिछले बार के चुनाव में आप जितनी उम्मीद भी नहीं करती थी उससे ज्यादा सीट जनता ने दी। रह गई बात कि जो दो पार्टियां आमने सामने दिख रही हैं, कांग्रेस और ये जो है वो थोड़ा फ्रे में कमजोर दिख रही हैं। हो सकता है कि इनर करंट हो और परिणाम कुछ और हो, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रमण कर रही है आप पर, आप आक्रमण कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर, तो इसके बीच में एक महत्वपूर्ण बात है कि काम तो केंद्र में आया। जिस मुद्दे पर आप बराबर चर्चा करते रहते हैं, भावनात्मक मुद्दों पर यह देश हमेशा से निर्णय लेते रहा है, चाहे वो असेंबली का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो। इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या आपके लोग हो, आप तो कह ही रही है
कि अगर हमने 5 साल काम किया है तो हमारे पक्ष में वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि नहीं, इन्होंने जो काम नहीं किया वो सारे काम अगर हमें मैंडेट मिलता है तो इस बार मैं कर करके दिखा दूंगा, एक बार हमें सत्ता में फिर मौका दीजिए। तो काम की बात दिल्ली के चुनाव में हो रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। मैं आपसे सहमत हूं कि वो कैसे, अब एयर पॉल्यूशन का मामला किसी ने नहीं उठाया, अब जहरीली हवा में रहने के लिए दिल्ली के लोग बाध्य हैं। भाई उस जहरीली हवा से मुक्ति आप दिला दे या उस जहरीली हवा से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी दिला दे या कांग्रेस या उसका गठबंधन दिला दे, जनता को तो साफ हवा मिल जाए, शुद्ध हवा मिल जाए जी। अगर वो क्वालिटी वाटर वहां नहीं है तो क्वालिटी वाटर अगर कोई पार्टी दिला देती है जो सत्ता में आती है तो सर, लेकिन चुनावी भाषण में सिर्फ नहीं मिल जाएगा ना क्वालिटी वाटर या पोल्यूशन फ्री स्टेट, वो तो गवर्नमेंट काम करेगी तो मिलेगा। तो अब तक का अनुभव जो दिख रहा है वो तो बहुत कुछ और भी कह रहा है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ और एक बयान सुन लेते हैं, फिर हम शामिल होते हैं चर्चा में। मुख्य दरअसल मामला यह है कि बयानों के बीच हमारे साथ इस वक्त नए मेहमान जुड़ गए हैं। चंदन सिंह, आप जेडीयू के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। भाई चंदन जी, तमाम बयान आ रहे हैं, उनमें से नीतीश जी का एक बयान, कई बयान आया कि भाई जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है दिल्ली उसके लिए तरस गई है। तो सही है क्या? 100% सही है। और 15 साल दिल्ली में कांग्रेस ने राज किया, 5 साल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी वहां पे राज कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि अभी तक बिहार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आज सवाल उठाया कि बिहार से जो परिवहन विभाग का एक बस का भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है कि दिल्ली में बिहारियों को उतरने के लिए, गाजियाबाद तक बस जाती है, वहां से बिहार के लोग आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जब बिहारी और पूर्वांचल के वोट लेने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या एक बस का लाइसेंस और बस वाले को बस को रखने के लिए और यहाँ से लोगों को जाने के लिए सुविधा दे नहीं सकते? सवाल ये था क्या बिहार में इतना विकास आपने कर दिया कि दिल्ली कर रहे हैं, ऐसे आप तुलना कर रहे हैं? एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिहार का विकास है, एक हॉस्पिटल का फोटो है, बिहार ये में मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल है जहाँ बेड पे कुत्ते लेटे हुए हैं। बिहार में विकास कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। बिहार का विकास को आंकड़ा को आप देख लीजिए कि बिहार का विकास कहां से कहां तक पहुंचा था। दिल्ली का भी देख लीजिए, देखे नहीं 2005 का बिहार आज 2020 में जो बिहार है वो बिहार दिल्ली को टक्कर देने वाली बिहार है। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक, दिल्ली एक महानगर राजधानी है, लेकिन बिहार पीछे रहते हुए भी अपने आप को इतना स्थापित कर दिया कि दिल्ली के लोग भी आते हैं यहाँ पे तो कहते हैं कि नहीं बिहार वाकई में विकास किया है। ठीक, ये आनंद जी मुझे ये बताइए आप कि योगी जी जब बोल रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है क्या? ये चुनाव विधानसभा चुनाव ही है ना, कि इसमें तमाम ऐसे पक्ष को हमको उजागर करने की आवश्यकता है या हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े? निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है जी कि शाहीन बाग में जो करबला की लड़ाई को ग्लोरीफाई करते हैं और कुर्बानी और जान लेने की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो आम आदमी पार्टी समर्थन करती है उसको कोट करना अति आवश्यक है, समाज को बताना अति आवश्यक है। और ये कोई स्थानीय मुद्दा मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि शाहीन बाग में भारत समर्थित जो लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? तो लॉ एंड ऑर्डर तो देखिए ना, उससे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है ना। और लॉ एंड ऑर्डर नहीं होती, हर जगह गोली चलती है, हर जगह नहीं। देखिए जो कोई भी व्यक्ति गोली चलाते हैं या चलाए हैं उनके ऊपर में कार्रवाई हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है? नहीं कराया, नहीं, क्यों नहीं कराए? आप गोली कोई चलाता है तो उसको क्या रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा? आप ही तरीका बताइए, ऐसा नहीं है। सुनिए, सवाल सुन लीजिए, आप ही से रूबरू हूं। ठीक है, वहां पे सैकड़ों लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन हजारों आबादी भी प्रभावित हो रही है उनके धरना प्रदर्शन में बैठने के कारण। सवाल है कानून व्यवस्था की जिम्मा किसके पास है? कौन ठीक करेगा? वही मैं हजारों लोगों का दर्द आप सुन रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वोट का ध्रुवीकरण हो, मेरे पक्ष में सारे के सारे हाँ अल्पसंख्यकों का वोट आए, इसलिए वो समर्थन देते हैं। और यदि आप एक गोली चलने पर में प्रश्न उठाते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या जफराबाद में बम लेके लड़का जाता है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? क्या पिस्टल लेके मुस्तफाबाद में घूमता है लड़का और उपद्रव मचाता है,
उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? और उसके समर्थन में कौन आते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसे आप आम आदमी पार्टी आती है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां आवश्यकता है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्ती से काम कर रही है। शाहीन बाग में आवश्यकता नहीं है। शाहीन बाग में बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये बनी रहे, और ये बनी रहे तब उनको लाभ है। उनको वोट की राजनीति करनी है, वो ध्रुवीकरण चाहते हैं। बगल में जवाब लेते हैं। क्या वाकई पंकज जी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी बिरयानी खिला रही है वहां पर लोगों को, और चाहती है कि भाई बीजेपी अपनी लड़ाई खुद लड़ती रहे और हम तो इस बीच अपना मजे लेते रहे, हमें अल्पसंख्यक भी वोट देंगे और बहुसंख्यक भी वोट देंगे चूंकि हमने काम किया है? क्या ऐसा है? हम तो सिर्फ और सिर्फ काम पे बात करना चाहते हैं और काम की ही बात कर रहे हैं। हम तो एक मॉडल हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, माननीय अरविंद केजरीवाल ने दिया है, और न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को एक आईना दिखाया है। और अभी शाहीन बाग मामले में आप लोग इतना बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? नहीं, कोई बैकफुट की बात ही नहीं। जब लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है ही नहीं तो उसके लिए हम उत्तर देने के लिए हाथ जोड़िए ना, बोलिए कि भाई चुनाव चल रहा है, आप लोग पुलिस खाली कर दीजिए। के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो समर्थन करते हैं लोग हैं। सर, वोट मांगने के लिए आप लोग हाथ जोड़ते हैं ना? कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, समर्थन करने के लिए पानी पे बात नहीं करना चाहता है, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं समर्थन में। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, एजुकेशन पे बात नहीं करना चाहते, मुझे बताइए ना सर, बात नहीं करना चाहते, हेल्थ पे बात नहीं करना चाहते। ठीक कह रहे हैं। हेल्थ पर मैं सुनिए, पंकज जी नहीं, आप स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से पूछिए कि एक नया हॉस्पिटल बता देना। ये सिर्फ आप एक कॉलेज बता दें दिल्ली के विश्वविद्यालय आप ही जो बात बोलिए, विद्यालय खोला हो। समझदार है, दिल्ली की जनता खूब जानती है इन सब चीजों। सर मुझे बताइए ना पंकज जी, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए बहुत ज्यादा शोरगुल से तो बात बनती नहीं है, क्योंकि जनमानस जो है वो आराम से सुनना समझना चाहती है आप लोगों को। ये बताइए सर कि सभी जगह सभी इलाके में आप लोग जा रहे हैं, सब वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के ही जा रहे होंगे ना आज की तारीख में, कम से कम सभी लोग, सभी दल के लोग, क्योंकि वोट का समय है तो अकड़ के तो कोई नहीं जा रहा होगा, सरकार बनने के बाद देखा जाता है अलग से। तो खैर, क्या उस शाहीन बाग इलाके में वोटर नहीं रहते हैं क्या दिल्ली के? क्या वहां आम आदमी पार्टी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है कि भाई चुनाव चल रहा है, कृपया आप लोग बाकी और आबादी जो प्रभावित हो रही है प्लीज खाली कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट कर लीजिए वहां जाकर? क्यों बचते हैं आप लोग? देखिए, ये लोग बहुत परेशान इस बात को लेकर के हैं कि इनके पास मुद्दे हैं नहीं। और जब आप मुद्दे की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स दिल्ली में ही है ना सर, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हट करके एक नई राह, एक नई शुरुआत हम लोगों ने की है। और जिसकी वजह से इन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। इन लोगों ने तो काम कभी किया नहीं 70 सालों में, जिनकी भी सरकार रही हो। इन लोगों ने किस तरीके से काम किया? कांग्रेस बहुत काम किया, सारा डेवलपमेंट तो कांग्रेस के जमाने का, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। हमने अखबार में पढ़ा है कि कैसे कह दिया? नहीं, तो मैं शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में कॉमनवेल्थ घोटाला भी हुआ, करप्शन भी पीठ पर था, रेप्स भी कई जगह हुए, क्राइम एक ईमानदार सरकार कितना था जो सिर्फ काम के आधार पे वोट मांग रही है, उसको टू द पॉइंट जवाब दीजिए सर, बाकी विभाग के पास भी जाना है, समय की पाबंदी में टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए। ठीक है, 5 साल आपने जो काम आपको सौंपा गया, आपने अपने तरीके से करने की कोशिश की और उसी का हिसाब लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच, आप वोट मांगने के लिए। दिल्ली में जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं वो भी मतदाता है और जो लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं वो भी मतदाता है। तो सवाल है कि राजनीति इस वक्त अपने अपने तरीके से मिठाई खाने में क्यों लगी हुई है? सवाल यह है, चुनाव आएंगे, चुनाव 8 फरवरी को संपन्न हो जाएगा, 11 को नतीजे भी आ जाएंगे, तो क्या 12 को धरना खत्म होगा? ये तो इनके गृह मंत्री बताएंगे, अमित शाह जी बताएंगे ना। जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से आप देख लीजिए, समर्थन देना बंद तो करें। आज मनीष सिसोदिया जी क्या हाल है, कांग्रेस घंटे के अंदर 100 अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मैं समर्थन नहीं करता है, मैं भोजन की व्यवस्था नहीं करवाऊंगा, मैं पानी वहां नहीं भेजवाऊंगा, आप सुन लीजिए, मैं फंड नहीं भेजवाऊंगा। आज का दिन का यही काम ही है, फिरका परस्त लोग हैं। आप लोग फंड भिजवा रहे हैं सही मायने में? फिर करके आना क्या है? पंकज जी, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं काम केजरीवाल ने किया है। देखिए इस बात की चिंता, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप इस बात की अरविंद केजरीवाल सबको धोखा दिए हैं। कौन से उनके जितने भी सहयोगी और साथी थे, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, कुमार विश्वास जी, सबको धोखा दिए हैं और दिल्ली की जनता को भी धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। एक विद्यालय, एक महाविद्यालय, एक नए स्वास्थ्य केंद्र, आप बता दीजिए। बार 67 विनय सिन्हा जी, मैं समझ गया आप लोगों को, मेरे पास बाकी समय कम है, 70 के 70 पकड़ रहे हैं हम। ठीक, विनय सिन्हा जी, क्या आपको लगता है कि जो शाहीन बाग एपिसोड है, 70 नहीं 75 सीट अब की बार पार कर लीजिए? ठीक है, आपको भी शुभकामना सर, दोनों सीट आप जीत जाए और 70 सीट ये भी जीत जाए, सब जीत जाए। लेकिन विनय सिन्हा जी ये बताइए कि
शाहीन बाग कि 2 नहीं 70 सीट है सर। नहीं, आपकी पार्टी 2 ही सीट पे खड़ी है ना, तो 5 आप बढ़वा दिए ना। आपकी पार्टी 2 ही सीट पे खड़ी, इसलिए आप भी 2 ही जीतेंगे ना। तो मैं कह रहा हूं कि जो तस्वीर शाहीन बाग को लेकर आ रही है सामने, एक लोजपा है, हम लोग तो पूरा गठबंधन का बात करेंगे। ठीक बात है, गठबंधन आपका 70 जीते, ये भी 70 जीते, जितना भी जीतना हो 11 तारीख से पहले सब जीत जाए, 11 को कोई एक ही जीतेगा। तो खैर, शाहीन बाग को लेकर इस तरीके से पेच क्यों फंसा हुआ है विनय सिन्हा जी? ना कांग्रेस बहुत एग्रेसिव होकर कुछ कह पाती है, ना शाहीन बाग में बीजेपी का तो अपना स्टैंड क्लियर है कि सरकार नहीं जाएगी बनाने के लिए, क्योंकि जिन मुद्दों पर वो लोग धरना पर बैठे हुए हैं सीए को लेकर, इनका कहना है कि भाई इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो नागरिक परेशान हो रहे हैं। तो फिर कांग्रेस या अन्य दल क्यों नहीं समझाती है, या क्यों उनके भ्रम को और मजबूत करने में लगी हुई है? शाहीन बाग का इशू जो है, संविधान के रक्षा के लिए लोग बैठे हुए हैं। क्या संविधान कहां से खतरे में आ गया? अरे विनय जी, मेरा काम मेरे जान जी प्लीज। पूरे देश में लोग बैठ रहे हैं, महिलाएं बैठ रही हैं, और केवल मुस्लिम समाज के लोग नहीं। संविधान कहां खतरे में है, मुझे समझाइए ना सर। अब आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझाइए ना सर। हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, संविधान कहां खतरे में है, समझा दीजिए सर। जब आप लोग संविधान को छेड़छाड़ करके, क्या छेड़छाड़ है इसमें बताइए ना। इशू को लेकर के दूसरे इशू को लाना चाहते हैं, वही बात है। इसके आपकी हाँ में हाँ मिलाए तो सब सही है। आप मैं कह रहा हूं क्या छेड़छाड़ है इसमें? आपने सीए की बात की, एनपीआर और एनपीसी की बात, कहां है एनपीआर एनआरसी की बात करने लगे। एनआरसी की बात, एनआरसी का फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? दिल्ली के चुनाव का इसे क्या लगा दे रहा साहब? रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसमें ऐसा है मिश्रा जी कि अगर आपके 1971 के पहले जमीन जायदाद कुछ आपके नाम पे, आपके परिवार के नाम पे कोई नहीं है, तो आप भी आके लिए आप हमें भी भ्रम में डालने की कोशिश मत कीजिए सर, हमें सब मालूम है। विरोध है तो सही है, विरोध जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। 11 तारीख के बाद जब विरोध खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे संविधान खतरे में नहीं है। लोकतंत्र में हमारी अपनी बात रखने के लिए चाहिए। ठीक, शैलेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि संविधान खतरे में है सिर्फ इसलिए क्योंकि लग रहा है कि बीजेपी ने जो सीए लॉन्च किया है वो उससे यहां के तमाम नागरिक, आप भी खतरे में हैं, हम भी खतरे में हैं, अन्य जाति धर्म वर्ग के लोग भी खतरे में आ गए? ऐसा है कि जिनके पार्टी के पूर्वजों ने देश की आजादी में अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम किया और कोई भूमिका अदा नहीं किया, वो भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसा प्रचार प्रसार करके देश की जनता को गुमराह करके जो असली मुद्दा है, क्योंकि राज्य का चुनाव है और राज्य के चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए उससे लोगों को भारत माता की जय न कह के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहे कुछ लोग आप बताइए कि भारत माता की जय न कह के भारत तेरे टुकड़े होंगे। आनंद जी, झंडा फहरता हो जिनके आनंद जी, आपके यही इशू में केवल इलेक्शन लड़ेंगे कि महंगाई कम करेंगे? पेट्रोल का जब महंगाई रेट 2.3% नीचे आया है, तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, 2.3% नीचे आया है। और हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान नहीं, लेकिन शाहीन बाग में करबला का उदाहरण दिया जाता है, हत्या की बात की जाती है, कुर्बानी देने की बात कही जाती है, उसके लिए आप जस्टिफाई करते हैं, आप उसके समर्थन में हैं। आप कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? एक बयान सुनवाते हैं, तीन बहस का कोई हिसाब नहीं है। फिर शामिल होगा, एक बयान सुन लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका में रोड शो किया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। इस दौरान वो खुले जीप पे नजर आए। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल को कुछ लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। जामिया फायरिंग को लेकर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने इसके पीछे गृहमंत्री अमित शाह की साजिश करार दिया। कल 2 तारीख थी, आप खुद ही बता रहे हैं फायरिंग हुई, उसके पहले फायरिंग हुई, 1 तारीख को भी फायरिंग हुई, उसके पहले एक गोली मारी गई एक युवक को, एक अपराधी ने खुलेआम बंदूक लहराई। तो अगर चुनाव आयोग सख्ती नहीं दिखाएगा, कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा, तो मैं आपको कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव टलवाना चाहती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मुझे तो इस बात की भी आशंका है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी भाजपा हमले करा सकती है। ये इस स्तर पे उतर आए हैं ये लोग। मैंने तो 3-4 दिन पहले ही आगाह कर दिया था कि दिल्ली में बड़े बवाल की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी।
और इस साजिश के पीछे गृहमंत्री अमित शाह जी हैं। मैंने ये भी कह दिया था, बता दिया था मीडिया के माध्यम से कि चुनाव आयोग सख्ती से निपटे। चुनाव आयोग ने दुर्भाग्य से अभी तक समय नहीं दिया। आज भी हम लोग लगातार उनसे बातचीत में हैं। समय मिल जाए तो उनको बहुत सारी जानकारियां जो हमारे पास हैं वो दें, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है और नेता विहीन है। ना उनके पास बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पर बात करने के लिए कुछ है और ना ही उनके पास कोई नेतृत्व करता है। तो इसलिए वो चुनाव टलवाना चाहती है। भाजपा की हिम्मत नहीं है यहां चुनाव लड़ने की। अब ये एक बड़े ही गंभीर आरोप हैं, लेकिन चुनाव के मौसम में इस तरह के यदि आरोप लगते हैं तो उसको कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। तो सवाल ये है आनंद जी कि आप सारा बयान आपके सामने है जी, स्थिर होकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि बहुत जोर से बोलने से ना मेरा दिल धड़कने लग जाता है। तो ये बताइए कि क्या वाकई 8 फरवरी को चुनाव दिल्ली में हो पाएगा? क्या आपकी पार्टी कल परसों तक में दंगा कराने जा रही है? ये आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं। मैं पहले भी कहा कि भ्रम पैदा करना, बेतुकी बात करना आम आदमी पार्टी के स्वभाव में है। जनता को जो इन्होंने ठगा है, लोगों को जो इन्होंने धोखा दिया है, अपने सहयोगियों को जो इन्होंने धोखा दिया है, वही धोखा दिल्ली वासियों को इन्होंने लगातार 5 साल तक देते रहे। मेरा सवाल इस पर को लेकर सर, और मैं इस बयान को लेकर वही तो मैं कह रहा हूं कि भ्रमित करने का धोखा और ये सब। हाँ, तो क्या वाकई आपकी पार्टी वाकई साजिश रच रही है क्या? ऐसी कोई भी बात, वही तो कहे, निराधार बात करना आम आदमी पार्टी के स्वभाव में है। ठीक। मुकेश जी, दरअसल 8 फरवरी को चुनाव जो है, अब आज हो गए 3 फरवरी पे हम हैं, 4, 5, 6, 7, 5वें दिन चुनाव है। और बार बार राजनीति इस बात की आशंका जता रही है कि जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आएगी दिल्ली में बवाल होगा, और इसीलिए शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन खत्म नहीं किया जा रहा है। और इस बहाने संभव है कि बहुत ज्यादा बवाल हो और चुनाव टल जाए, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। संजय सिंह वरिष्ठ नेता है उस पार्टी में। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था संजय जी कि चुनाव जैसे आ रहे हैं और पार्टियां जो राज्य चलाएंगी या देश चलाएंगी, वो अपने नागरिकों के बारे में इस ढंग की बातें कर रही हैं, लोगों के बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में इस ढंग की बात कर रही है, मानो इस देश में कानून है ही नहीं, मानो इस देश में व्यवस्था ही नहीं, मानो इस देश में नागरिक जो है कठपुतली हो गए हैं, मानो इस ढंग से आप बोल रहे हैं कि कल को ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा। यहाँ कुछ कोई बात नहीं होने वाला है। ये देश है, ये काफी लंबा इसको अनुभव है, प्रजातंत्र की जड़ें यहाँ काफी गहरी है। आम व्यक्ति इस देश का जो है वो बड़ा चिंतनशील है और बड़ी सूझबूझ वाला है, वो ऐसी कोई घटना और दुर्घटना नहीं होने देगा। इस बात को राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो न बोले तो ज्यादा अच्छा है। कोई बड़ी बात घटित नहीं होगी, चुनाव होंगे और जो चुनाव से आने वाले परिणाम है, जो नई चीजें सामने में आ रही है, उसको ध्यान देने की जरूरत है संजय जी। कोलिशन पॉलिटिक्स जो है पहली बार जो पूरे देश में है मजबूत होकर उभर रहा है, इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस की स्थिति यहां है वो बड़ी दुखदायी है, क्योंकि नेशनल पार्टी के रूप में उस राज्य में, उस यूनियन टेरिटरी में जहां लंबे 3 दशक से इसने शासन किया है, वहां इसके प्रमुख नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल मीडिया के इंटरव्यूज में और बाकी जगहों पे हैं, और परिणाम भी इस बात का सूचक होगा। तीसरी बात जो है, आम आदमी को इस बात को सोचना चाहिए कि अन्ना हजारे के साथ आपने पूरे देश में अपनी लहर फैलाई थी, आज आप एक केवल दिल्ली तक सिमट कर क्यों रह गए? कुछ इनकी भी कमियां रही होंगी। तो खैर पंकज जी, सवाल यह है कि मैं आप ही सवाल कर रहा हूं, संजय सिंह को ऐसे बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? क्यों माहौल बिगाड़ने पर लगे हुए आप लोग? मैं बता रहा हूं, देखिए 2015 का चुनाव याद करिए, और जहां बैठे हुए इसी के बगल में त्रिलोकपुरी विधानसभा है, और वहां दंगा फैलाने की पुरजोर कोशिश की गई थी 2015 में। इसके एविडेंस भी हैं, आप देख लीजिए उठा करके। इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं। दंगा फैलाने में अभी जो बसें टूटी, बसों में जो आग लगी, उसमें आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, सुन लीजिए, और उनको इन्होंने स्वीकार किया है। वीडियो आप लोगों ने न्यूज दिखाया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मत करिए, आप बेकार की बात मत करिए। गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो चल रहा है, सुनिए, समय पर गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा। जो कोई अन्यायी है और जो कोई जाति करने वाले हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मत करिए, सुनिए, पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, हम लोग जो है बस्तर बातें हैं, आठ लोग बातें हैं, गलत बात मत करिए। यहाँ कोई काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। स्टेट ऐसे बयानों से बचने की आवश्यकता है। डॉक्टर संजय कुमार, आपका कंक्लूसिव स्टेटमेंट, क्या वाकई ये चुनाव रच रहे हैं? ये चुनाव काम से डिरेल होकर कुछ सांप्रदायिक रंग की परवान चढ़ने जा रहा है आने वाले समय में,
क्योंकि बयान पर किसी का मतलब कंट्रोल नहीं रह गया है किसी भी पार्टी में। कोई कुछ भी बोल दे रहा है और कोई किसी भी तरीके से किसी को समझा दे रहा है। इस बीच 5 साल की एक पूर्णकालिक सरकार ने अपने काम भी किए हैं, उस काम के दम पर वो चुनाव मैदान में वो पार्टी उतरी भी है। लेकिन इन तमाम चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कुछ नहीं, पूरी तरह से इसको सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। कोई पार्टी कह रही है कि वो सांप्रदायिक है, कोई पार्टी कह रही है कि हम तो सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन एक वर्ग को तरजीह दे करके उनको पोलराइज किया जा रहा है इसलिए कि उनका वोट हमें मिलेगा। तो चीजें जहां काम पर रुकी हुई थी, जनता जहां काम को ऑब्जर्व कर रही थी, वहां पर अंतिम चरण में इसको सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस रंग में रंगती है या इस रंग को नकार देती है। अगर नकार देती है तब तो उसके निर्णय को हम लोग मानेंगे कि उसके निर्णय जो है वो बड़े मैच्योर निर्णय है। अगर उस रंग में रंगती है तो तस्वीर कुछ और आएगी। जनता को मैं सलाह दूंगा कि इससे बचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार, बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका, बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, बहुत धन्यवाद विनय सिन्हा दीपू जी आपका, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका।